हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, कल कॉमर्शियल बैंक के मैंने फंक्शन शुरू कर दिए थे। आज काफ़ी कोशिश करते हैं बेटा इसको ख़त्म करने की। बाबू, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सामने देखना बेटा, इन दोनों पे चर्चा कर दी थी मैंने, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट पर। सर, सेविंग बैंक अकाउंट हाउस होल्ड ओपन कर सकते हैं जिंदा इंसान, नेचुरल पर्सन। बस एक ही एंटिटी ऐसी है जो नेचुरल पर्सन ना भी हो तो भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकती है, वो HUF है। ठीक है जी। इसमें बेटा 3% इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप अकाउंट ओपन करोगे। सालाना इंटरेस्ट एवरेज 3% है, बाकी एक्सेप्शन है, मैंने कल बताने की कोशिश करी आपको। बट बाबू, यहाँ ट्रांजैक्शन पर और अमाउंट जमा कराने पर रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन बेटा करंट अकाउंट की बात करो तो इंटरेस्ट तो भूल जाओ, आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। और लॉजिक मैंने बताया था क्यों, क्योंकि बेटा एक दिन में 100 बार भी बैंक जाओगे ना तो बैंक मना नहीं करेगा। आप बैंक को इनकन्वीनियंस देते हो, इसी बात के चार्जेस हैं। ना तो ट्रांजैक्शन, ना ही अमाउंट, कोई लिमिट नहीं है। विदाउट लिमिट जितनी मर्जी करो, जितने मर्जी पैसे जमा कराओ, कोई रोकने वाला नहीं आपको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है मेरी बात? चलो चलो, बात को आगे बढ़ाएंगे बेटा। वो कंपैरिजन करेंगे दो और चीज़ों का, FD और RD। वो FD की फुल फॉर्म, ये तो आप सबकी मम्मी की फेवरेट है। FD मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, RD मतलब रेकरिंग डिपॉजिट्स। समझते हैं बेटा? FD को ना हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। वो अमाउंट इज फिक्स्ड, पीरियड इज ऑल्सो फिक्स्ड। आपके पास 50,000 रुपये एंड इट इज स्पेयर फॉर 1 ईयर। आप बैंक में गए कि 50,000 रुपये की 1 साल की FD कर दो। अमाउंट फिक्स है 50,000, पीरियड फिक्स है 1 ईयर। सर, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अगर कोई आपको दे सकता है तो बेटा आपकी FD है। ठीक है जी। बैंक के हिसाब से सोचो, FD से ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। बाबू, FD पर सालाना ब्याज 0.6% से शुरू हो जाता है। सीनियर सिटीजन को कुछ कुछ बैंक 7% तक ऑफर कर रहे हैं आज के तारीख में। ठीक है जी। तो मैं एवरेज की बात करता हूँ तो लगभग 6% सभी बैंक दे देते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। पर FD में इतनी सी बात नहीं करनी, मुझे एक छोटी सी चर्चा और करनी है आपके साथ। बाबू, FD बीच में तोड़वा सकते हैं कि नहीं, बात ये है। FD बीच में तोड़वा सकते हैं कि नहीं, बात ये है। तोड़वा सकते हैं, तोड़वा सकते हैं, क्यों नहीं तोड़वा सकते? मेरे पैसे, मैं अपने पैसे नहीं ले सकता बैंक से वापसी? बाबू, तोड़वा सकते हैं, तोड़वा सकते हैं भाई, प्री मैच्योर करा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन इस पर करना बाकी है। अब 6 महीने में पहुंच गए थे कि बैंक लाओ 50,000 रुपये निकाल दो। बैंक ने कहा आपने तो साल की FD कराई थी। मैंने कहा जी इमरजेंसी बढ़ गई, अभी तोड़वानी होती। बैंक इंटरेस्ट देगा या नहीं, मुद्दा ये है। बैंक इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा? 6 महीने का देगा। हाँ, 6 महीने का ही देगा, तब 6 महीने में फिर साल का तो देगा नहीं। देगा किस रेट पे? जो 6%। अगर ICICI होने लगे फिर तो हर बंदा ना कभी सेविंग अकाउंट में पैसे ही नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। मैं, चाहे मेरे को अगले दिन पैसे की जरूरत हो, मैं कहूँगा जी FD 1 साल की सब 6% पे, और अगले दिन जाके तोड़वाऊंगा 6% ब्याज लेके आ जाऊंगा। फिर तो कोई सेविंग अकाउंट में पैसे क्यों रखेगा? बाबू, लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है। बाबू, आप इस बात को समझो, आपने बैंक को अगेन इनकन्वीनियंस दी है। अब आप कहोगे इनकन्वीनियंस किस बात की, मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
और वो बैंक हर टाइम के लिए लोन करता है। अगर बिजनेस स्टडीज याद हो, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक मैंने वहाँ पे बोला था, बैंक हर टाइम के लिए लोन करता है, शॉर्ट टर्म भी, मीडियम टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। पता है बात? फार्मी मेरे पास आई कि 50,000 रुपये की 1 साल की एफडी, मैंने कर दी एफडी, पैसे ले लिए। और एक आदमी आदित्य मेरे पास आया कि मुझे लोन चाहिए 50,000 का फॉर 1 ईयर, मैंने इसको लोन कर दिया। अब मेरे दिमाग में पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, 1 साल बाद यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ पर पैसे देने हैं, ब्याज के साथ आएंगे, ब्याज के साथ देने हैं, जो बीच का बचेगा इंटरेस्ट मेरी कमर गया। ठीक है, तो ये 6 महीने बाद ही उठ कर आ गई कि लाओ मेरी एफडी प्री मैच्योर कर दो। सर मैं लोन कर चुका हूँ 1 साल का, अब आदित्य को भी कह दो तू भी प्री मैच्योर पे कर दे, वो तो नहीं करेगा। परेशानी समझ रहे हो? इनकन्वीनियंस हुई है क्या नहीं हुई मुझे? वो इनकन्वीनियंस इसको भुगतनी पड़ेगी। कभी भी इसको बेटा इंटरेस्ट एफडी का मिलेगा ही नहीं। बाबू इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 पर 3% पर एनम सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और 6 महीने की ब्याज, ऐसे मिलेगा। क्लियर है? समझ में आती है? बाबू आरडी क्या चीज होती है, एफडी की समझ में आ रही है? बाबू आरडी होती क्या है, यहाँ पर भी अमाउंट इज फिक्स्ड, यहाँ पर भी टाइम पीरियड इज फिक्स्ड, बस एफडी और आरडी में एक डिफरेंस है। बाबू एफडी में जो अमाउंट एक बार दी वो एक ही बार दी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आरडी रीअकरिंग, रेकरिंग वर्ड बना रीअकरिंग से। सर जो भी अमाउंट आप तय करोगे बैंक के साथ वो रीअकर करना है एवरी मंथ, एवरी मंथ। आप 1 अप्रैल को पहुंच गए किसी बैंक ब्रांच में, आपने कहा जी एक आरडी खुलवानी है 500 रुपये से फॉर 5 ईयर्स, अमाउंट इज फिक्स्ड 500, टाइम पीरियड इज ऑल्सो फिक्स्ड 5 ईयर्स। सर बस ये अमाउंट जो 500 तय कर रहे हो ना, ये रीअकर करना 60 महीनों तक। 5 साल मतलब 60 महीने, हर महीने की 1 तारीख को जाना 500, हर महीने की 1 तारीख को जाना 500। समझ में आ रही है बेटा बात? बाबू आरडी अमाउंट इज फिक्स्ड, टाइम पीरियड इज ऑल्सो फिक्स्ड, बस अमाउंट रीअकर करनी है। बात फिर घूम फिर के की है, सर आरडी ब्याज देती है लगभग सेविंग से ज़्यादा और एफडी से कम, बट बेटा ध्यान रखना एफडी से ज़्यादा ब्याज कोई नहीं देगा। अच्छा आरडी बीच में प्रीमेच्योर करा सकते हैं, 2.5 साल के बाद आपको लग गया जी अब नहीं दिए जा रहे पैसे, तोड़वा सकते हैं, आपका पैसा भैया बिल्कुल तोड़वा दो, बस जो भाई इनकन्वीनियंस आप बैंक को दोगे वो रिटर्न में आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सीधी सी बात, यानी कि सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिल जाएगा जिस दिन लड़कर आओगे कहीं से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, चारों अकाउंट समझ में आए। फिफ्थ वन इज इम्पॉर्टेंट, ये लेटेस्ट में ही इमर्ज हुआ है, मतलब पिछले 8-10 सालों में इसकी डेवलपमेंट हुई है। बाबू उससे पहले ये अकाउंट होता ही नहीं था। बेटा अकाउंट का नाम है एमओडीएस अकाउंट। एमओडीएस मतलब मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। बाबू जान लो इसके बारे में बहुत कम बच्चों को ही पता होता है। एमओडीएस मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम या फ्लेक्सी अकाउंट भी बोलते हैं, कुछ लोग स्वीप इन अकाउंट भी बोलते हैं, बैंक तो स्वीप इन लिखता है या फ्लेक्सी लिखता है, ठीक है ना जी, आपकी किताबों में एमओडीएस लिखा होता है ना। तो वो ईयर 2017 मेरे पास एक एक्सिस बैंक का पर्सोनल आया, मतलब मेरे बिल्कुल ऑफिस के सामने एक्सिस बैंक है, तो उसने मुझे कहा सर एक अकाउंट की फैसिलिटी लेकर आया हूँ, ये अकाउंट ओपन करा दो। जिद करने लगा, मैंने कहा जी क्या है मुझे बता दो। तो उसने कहा कि आप हमारे पास सेविंग अकाउंट खुलवा लो, 25,000 रुपये से ज़्यादा जितने भी पैसे आप रखोगे इस अकाउंट में उस पर हम ऑटोमेटिकली एफडी की ब्याज दिया करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, सब कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा। कहते बार बार एफडी बनवानी और तोड़वाने का सिस्टम नहीं है, आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखो, ऑटोमेटिकली 25,000 से जितने ज़्यादा होंगे उस पर हम क्या करेंगे, एफडी का ब्याज देंगे। मैंने कहा यार कमाल फैसिलिटी। बाबू सपोज कि मैं 15 मई को एक अकाउंट खुलवाता हूँ एक्सिस बैंक के साथ एमओडीएस 50,000 रुपये से, तो कैलकुलेशन कैसे होगी बाबू, 25,000 से ज़्यादा जितने भी होंगे उस पर एफडी का ब्याज, 25,000 तक सेविंग अकाउंट का ब्याज और 25 बचे हुए पे एफडी का ब्याज। मुझे बेटा 17 मई को 10,000 की जरूरत पड़ गई, अब पैसे कितने रह जाएंगे, 40 अकाउंट में, 50 में से 10 गए 40, 25 पे सेविंग, 15 पर
एफडी। ठीक है, यही कहानी चलती रही। मुझे 18 जून को 20,000 की जरूरत और बढ़ गई, 40 है अभी, 20 की जरूरत पड़ गई, 20 बचेंगे। 20,000 पर किसका ब्याज? सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट। सर मैंने 19 जुलाई कुछ पैसे जमा करा दिए, 19 जुलाई मैंने कुछ पैसे जमा करा दिए, 70,000 रुपये। पहले कितने? 20, 90 हो जाएंगे सर। 25 पर सेविंग अकाउंट की ब्याज, 65 पर एफडी। और बाबू ये दिन गिनते चले जाओ, इतने इतने दिन ये पैसे रहे हैं, ब्याज लगती चली गई। कंप्यूटर में लगानी है आपको तो टेंशन नहीं। समझ में आया बेटा? बाबू MODS, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन है, सेविंग प्लस एफडी का कॉम्बो है। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए सर। बैंक का पहला फंक्शन खत्म हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पैसे आ गए। अब आपको पता है बैंक की कमाई क्या है, कल हमने इन डिटेल डिस्कशन कर दिया है। सर अब बैंक देगा लोन, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लेंडिंग ऑफ फंड्स। वो देखो, मैं ना यहाँ पर बैंक के लोन प्रोडक्ट डिस्कस नहीं करूँगा, लोन के अंदर जो बेसिक गुण है वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि बैंक के पास लोन प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं। बैंक प्रोजेक्ट लोन करता है, पर्सनल लोन करता है, व्हीकल लोन करता है, कंस्ट्रक्शन लोन करता है, होम लोन करता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करता है, ओडी लिमिट, सीसी लिमिट, बीसीओ प्रोडक्ट और होंगे। हर बैंक के पास एक नया प्रोडक्ट है लोन को लेकर, तो बाबू लोन में डिस्कस किए जा सकते हैं। लोन प्रोडक्ट में 24 प्रोडक्ट है हर बैंक के पास, मैं वो नहीं डिस्कशन कर सकता। बेसिक फीचर समझने की कोशिश करना। बाबू लोन की ना 3 ही कैटेगरी हैं। एक बाबू बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्टिंग, एक बेटा सीसी लिमिट, जिसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट लिमिट, प्यार से बोलते हैं सीसी लिमिट, और बाबू लोन्स। जितने बच गए सबके फीचर एक जैसे हैं, ठीक है। इसका फीचर थोड़ा अलग है, इसका फीचर थोड़ा अलग है, और जितने बच गए सबका फीचर एक जैसा, ठीक है जी। और डिस्कशन करते हैं बेटा क्या चीज़ है। बैंक ओवरड्राफ्टिंग। बाबू ओवरड्राफ्टिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जो सिर्फ करंट अकाउंट पर मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, हर कस्टमर को नहीं, सिर्फ रेप्यूटेड कस्टमर्स को। बाबू मान लो आपके दादाजी जब 30 ईयर्स के थे, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, आज वो 60 ईयर्स के हैं, उनके नाम पर ही बिजनेस चल रहा है, 30 साल हो गए बिजनेस करते हुए, ठीक ठाक नाम है मार्केट में, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन एक ही बैंक अकाउंट से होती हैं, और बेटा उस बैंक का चप्पा चप्पा जानते हैं, हर एम्प्लॉय पहचानता है। 30 साल हो गए बैंक का, एक ही बैंक में अकाउंट है, करंट अकाउंट। बाबू करोड़ों की ट्रांजैक्शन है, तो ऑब्वियस बात है बड़े रेप्यूटेड कस्टमर हो, जो नया मैनेजर आता है, जो नया स्टाफ आता है, तब भी आपको पहचानने लगता है बहुत जल्दी से, ठीक है। ये कहानी चल रही है। और बेटा एक दिन आपके अकाउंट में बैलेंस था 10 लाख रुपए, और आप अपने सप्लायर्स को चेक काट के दे रहे थे, और बेटा ध्यान नहीं दिया, बैलेंस पे चेक काट कर दे दिए 11 लाख रुपए। बैलेंस 10 ही लाख है और 11 लाख के चेक काट के दे दिए, एक के बाद एक चेक लगी जा रहा है अकाउंट में। अब वो लास्ट में अकाउंट में बैलेंस बचा है 2.5 लाख रुपए, और एक पर्सन ने, एक सप्लायर ने चेक प्रेजेंट कर दिया बैंक में 3.5 लाख का। तो वो टेलर ने चेक रिसीव किया, टेलर ने फटाफट से आपका अकाउंट खोला, मैच कर साइन, मैच कर गए, डेट देखी, स्टेल चेक तो नहीं है, डेट भी ठीक है, सब कुछ ओके। बट जैसे उसने अमाउंट पे नजर घुमाई, अकाउंट में पैसे 2.5 लाख, चेक 3.5 लाख। कायदे से इस चेक को क्या हो जाना चाहिए? बाउंस हो जाना चाहिए, डिसऑनर बोलते हैं, ये बचपन वाली लैंग्वेज छोड़ दो बाबू। कायदे से इस चेक को क्या हो जाना चाहिए? डिसऑनर हो जाना चाहिए, वही आपकी देसी भाषा, बाउंस हो जाना चाहिए, ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, पैसा नहीं है। पर बाबू टेलर ने 3.5 लाख रुपए निकाले और चेक को ऑनर कर दिया। सर क्या ये फैसिलिटी सबको मिलती? कभी भी नहीं। पहली बात, फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट पर है, दूसरी बात सिर्फ रेप्यूटेड कस्टमर्स के लिए।
सर आपको नहीं लगता खाते में 2.5 लाख और 3.5 लाख रुपए देख लिए बैंक एम्प्लॉय ने, तो ये 1 लाख रुपए लोन ऑन यू है, ये आपके ऊपर लोन ही तो है, लोन की तरह ही तो है। तो वो इस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवर ड्राफ्टिंग। ओवर ड्राफ्टिंग का मतलब है जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा निकालने की परमिशन देते हैं। ओवर ड्राफ्ट ही तो कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट को। सर बैंक ने एम्प्लॉय ने कुछ नहीं करना, एक फ़ोन उठाएगा अगले ही मिनट फ़ोन कर देगा, सर फिलहाल मैंने चेक ऑनर कर दिया, पर आप अगली बार से थोड़ा सा बैलेंस देखकर चेक काटा करें और इस पैसे को जमा करा दो जितनी जल्दी हो सके, 1 दिन 2 दिन में। सर विद इंटरेस्ट बैंक आपसे पैसा लेगा, 1 दिन 2 दिन का जो भी ब्याज बैठेगा वो लेगा और 1 लाख रुपए लेगा। सर आपको बता देता हूँ, उसने जब ऑनर किया ना तो आपकी 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा। वन इज योर रेपुटेशन और अदर वन इज आपको जेल जाने से बचा लिया। आज की तारीख में चेक डिसऑनर होने पर इतना स्ट्रिक्ट है कोर्ट, आपको आइडिया भी नहीं होगा। आपको पता है बेटा आज की तारीख में क्या सजा मिल सकती है अगर आपका चेक डिसऑनर होता है? 3 महीने की जेल, या वो पैसे दोगे विद इंटरेस्ट, या दोनों। ये कोर्ट की मर्जी है कि आपने कितना इंटेंशनल मिस्टेक किया। कोर्ट को लगा बहुत ज़्यादा इंटेंशनल था, जेल भी जाओगे और पैसे भी दोगे ब्याज के साथ। इतनी खतरनाक चीज़ हो चुकी है चेक डिसऑनर होना। समझ में आ रही सारी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से सारी बात क्लियर? आगे बढ़े, ओवर ड्राफ्टिंग वर्ड क्लियर। बाबू अब मैं सीसी वर्सेस लोन ये कंपेयर करके कराऊंगा। बाबू कंपैरिजन में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाएंगी, इसलिए बेटा आराम से सुन लेना, कंपैरिजन में बहुत आसान बनेगी हर चीज़। बाबू पहले लोन की बात करता हूँ और फिर बेटा सीसी लिमिट की बात करता हूँ। बेटा आप ना एक बैंक में गए, कोई भी लोन चाहिए, लेट्स सपोज आपको मैं बोलता हूँ कोई प्रोजेक्ट लोन, आप किसी प्रोजेक्ट के पीछे बड़े हो, मान लो एक स्कूल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, ठीक है जी, आप एक प्रोजेक्ट लोन लेना चाहते हो और वो आप बैंक में गए, बैंक लोन चाहिए 50 लाख का। बैंक ने कहा जी हम ऐसे लोन नहीं करते, प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, मॉर्टगेज करेंगे। तो मैंने कहा जी मेरे नाम है एक घर जिसकी कीमत 80 लाख रुपए, मैं गिरवी रखने को तैयार हूँ, मुझे 50 लाख का लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, पेपर वेरीफाई करा दो। पेपर वेरीफाई हो गए, 50 लाख का लोन बैंक कर रहा है आपको। अब वो बैंक जब लोन करता है ना तो ऐसे नहीं करता कि नगद एक बोरी भर के नोट रखे हुए हैं 50 लाख रुपए और आप जाओगे वो बोरी कंधे पे लाद के ले आओगे, जी हो गया लोन। बाबू बैंक एक लोन अकाउंट खोल देता है जिसमें 50 लाख रुपए जमा करके देता है आपको, और बेटा आपको उसकी चेकबुक थमा दी जाती है, लो जी खर्च लो पैसे, हो गया लोन 50 लाख का। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ आपको, मान लो ये प्रोजेक्ट लोन आपको होता है किसी एक पर्टिकुलर डेट पे मार्च 2020 में, ठीक है जी, लोन आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है और इधर से कोविड स्टार्ट हो गया, इन्वॉकमेंट ऑफ कोविड। सर आप जिस प्रोजेक्ट के पीछे बढ़े थे वो पोस्टपोन हो रहा है, 1 महीना बीत गया, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, घर से बाहर नहीं निकल पाया। सर 2 महीने पोस्टपोन हो गया, बस मुझे बताओ इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा? फटाफट से बताओ। लग रहा है? क्यों? आपने तो 1 रुपया भी नहीं निकाला, अब भी लग रहा है। और वो बैंक को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है आपने 1 रुपया भी निकाला कि नहीं निकाला, बड़ी सीधी सी बात है। तो वो एक बार आपके लोन अकाउंट में पैसे आ गए तो वो बैंक का मीटर स्टार्ट हो गया, बैंक को इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। बैंक को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं किया अभी तक, लोन अकाउंट में पैसा डल गया ना, बस बैंक को इंटरेस्ट शुरू हो गया। समझ में आती है? ये सारे लोन की कहानी है, प्रोजेक्ट लोन सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सारे लोन की कहानी एक जैसी है। ठीक है बाबू, क्या डिफरेंस होता है सीसी लिमिट और लोन में? अब यार ये ना बड़ा प्यारा प्रोडक्ट है बैंक का, और सिर्फ ये फैसिलिटी बिजनेसमैन के लिए होती है, सिर्फ बिजनेसमैन जिनके पास स्टॉक होता है। ठीक है बाबू, आप इस बार बैंक में गए,
50 लाख की सीसी लिमिट की डिमांड करी, बैंक ने कहा जी प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, आपने कहा जी प्रॉपर्टी है 80 लाख की, कर लो गिरवी, हमें लिमिट बना दो। बैंक ने एक सीसी लिमिट अकाउंट खोल दिया, 50 लाख जमा करके चेकबुक आपके हाथ में थमा दी। अगले दिन कोविड स्टार्ट, मोदी जी ने घोषणा कर दी इंडिया एक दिन के लिए बंद रहेगा, और वो एक दिन बढ़ते बढ़ते काफी दिन बैठ गए। सर 2 महीने हो गए अकाउंट से एक पैनी भी नहीं निकली, कितना इंटरेस्ट? 0। इस अकाउंट की ब्यूटी ये है बेटा कि जितने पैसे विड्रॉ होंगे सिर्फ उस पर इंटरेस्ट। लोन में ऐसी कोई ब्यूटी नहीं है, यहाँ जितने पैसे निकालोगे सिर्फ उसी पर ब्याज देना है। यहाँ तो बेटा पूरे 50 लाख पे ब्याज देना है आपको, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 3 महीने के बाद इंडिया खुलना शुरू हुआ और आप सामान खरीदते हो फ्रॉम दिल्ली सदर बाजार, आप दिल्ली सदर बाजार गए, 5 लाख रुपए का सामान खरीदा, सीसी लिमिट अकाउंट से चेक काट कर दिया 5 लाख, ठीक है। सर कितने पैसे निकल गए बैंक अकाउंट से? 5 लाख। कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 5 लाख। 50 लाख पे तो 5 लाख, ठीक है। दुकान पर आए, दुकान पर आपने 2 लाख का प्रोडक्ट बेच दिया, इस वीक में पहले हफ्ते में 2 लाख का सामान बेच दिया, 2 लाख रुपए का हफ्ते बाद जाकर जमा कर दिया अपने सीसी लिमिट अकाउंट में। पहले 5 लाख निकले हुए थे, 2 और जमा हो गए, पैसे निकले हुए 3 लाख, इंटरेस्ट कितने पे? 3 लाख, ठीक है। नेक्स्ट वीक 1 लाख का और सामान बेच दिया, 1 लाख और जमा कर दिए, 3 निकले हुए थे, 1 और जमा हो गया, 2 लाख पे ब्याज। अब वो फिर दिल्ली चले गए, 8.5 लाख का सामान खरीदा है, पहले 2 निकले हुए थे, 8.5 का चेक और काटा है, पैसे निकल गए 10.5, ब्याज किस पे? 10.5। फिर दुकान पे सेल कर दी 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख जमा कर दिया, इंटरेस्ट किस पे? 9 लाख। ये कहानी पूरे साल भर चलाते हैं, जितना पैसा निकालोगे उस पर इंटरेस्ट देते हैं, सारे देने देना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिव्य समझ आ रही है? सारा लोन प्रोडक्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है जी। पक्का से जिनके भी बारे में मैंने नहीं बताया कट कॉपी पेस्ट यहाँ डाल देना, एक ही बात है। आगे बढ़ जाए अब वो बैंक के तीसरे मेजर फंक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है चेक फैसिलिटी। वो बैंक के तीसरे मेजर फंक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है चेक फैसिलिटी। बेटा जब आप चेकबुक अप्लाई करते हो, क्या चेकबुक आपने देखी है 2-3 तरीके की? नहीं, चेकबुक तो एक ही तरीके की होती है, पर वो किसी भी रेसिपिएंट को चेक देने के रास्ते दो होते हैं। चेकबुक एक जैसी होती है, बच्चों को कुछ बच्चों को वहम हो जाता है कि चेकबुक तो अलग नहीं होती, चेकबुक तो सारे बैंकों की जैसी है, ठीक है जी। बस बाबू चेक काट के देने के तरीके दो हैं बाबू। एक तो होता है बियरर चेक और दूसरा होता है क्रॉस चेक। लो जी समझते हैं बाबू, ढंग से समझना, क्योंकि कल को जाकर हो सकता है बिजनेस संभालना पड़े, पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, तो फिर करोगे क्या? बाबू क्या फर्क होता है बियरर चेक और क्रॉस चेक में? आराम से समझते हैं। और बाबू इससे ना सारे गुण बदल जाते हैं, चेक का टाइप क्या है उससे गुण बदलते हैं चेक में। सर अगर आप नॉर्मली किसी भी बैंक का चेक देखोगे तो कुछ फीचर तो होते ही हैं चेक में, मैं बता देता हूँ क्या क्या। एक टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में डेट का कॉलम जरूर देखने को मिलता है आपको बाबू। पे टू अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन नंबर, सिग्नेचर, यहाँ चेक का नंबर होता है 6 डिजिट का और यहाँ ब्रांच का एड्रेस होता है बाबू। बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, माधवनगर ब्रांच सहारनपुर, पूरा डिटेल में एड्रेस होगा। किसी भी चेक पर जिस जगह का वो चेक है इन डिटेल एड्रेस कंटेन करती है, ठीक है जी। मैं भी दिखा देता हूँ इमेज भी चेक की, इधर डेट, पे टू, अमाउंट, अमाउंट नंबर में सिग्नेचर और यहाँ चेक का नंबर। इतनी बेसिक जरूरत है मैंने बता दी, इसके अलावा भी चेक में 10 और डिटेल होती है, अभी जितना आपके लिए जानना जरूरी है उतना बता दिया मैंने। यहाँ पर माइकर कोड भी होता है, MICR कोड, अभी नहीं पता इसलिए मैं पंगा नहीं ले रहा। यहाँ पर लिखा होता है IFSC कोड भी, नहीं पता इसलिए मैं पंगे नहीं ले रहा, ठीक है जी। जब आगे बढ़ोगे जिंदगी में तो सब पता लगेगा।
बाबू आपने किसी को चेक काट के दिया, कुछ भी समझ लो, आज 13 जून 2024, पे टू कुछ भी लिख दो, आयुष कोई भी अमाउंट लिख दो, 90,000, ठीक है जी, गड़बड़ करा दिया। यहाँ से नहीं चल, ठीक है बाबू। ये चेक अभी क्रॉस चेक नहीं है, चेक बियरर चेक है। मैं अभी बता दूंगा क्रॉस चेक कैसे देते हैं किसी को। बाबू ये मैंने चेक उठाया, मैंने आयुष को 90,000 रुपये देने थे, मैंने ही आयुष को चेक दे दिया। सर अब इस चेक के क्या गुण है, थोड़ा सा ये समझते हैं। बाबू इस चेक में ना 2 गुण हैं। इसके पैसे हमेशा कैश मिलेंगे, पहली बात, कैश, हमेशा कैश। दूसरा गुण, बाबू इस पैसे को लेने के लिए आयुष को मेरे बैंक अकाउंट में आना पड़ेगा, जहां मेरा बैंक अकाउंट है, मेरी बैंक ब्रांच में आना पड़ेगा। बाबू बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, आयुष को कैसा पता लगेगा कि मेरी बैंक ब्रांच कौन सी है? बेटा बहुत अच्छे से हाईलाइटेड है, टेंशन मत लो आप। बैंक ने टेक केयर किया हुआ है हर चीज का, चेक पर ही लिखा हुआ है कहाँ पर आना है आपको। समझ में आ रही बात? तीसरी बात, बेटा ये ना बियरर चेक है, द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर। बाबू मतलब समझते हो बियरर का? बाबू जिसके पास ये जाता है वो ऑटोमेटिकली मालिक बन जाता है। आपकी करेंसी के ऊपर भी लिखा होता है, आज कोई भी नोट उठाकर देख लो, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस एंड दैट, सम ऑफ 500, 500 का चेक है, सम ऑफ 10 रुपये अगर 10 का नोट है तो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, जो बियरर है वही ऑनर है। यानी कि बेटा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि मेरी जेब से 500 का नोट गिर जाए और कोई एक आदमी उठा ले, तो मैं पूरी जिंदगी भी लगा दूं कोर्ट में, तो मैं साबित नहीं कर सकता ये 500 का नोट मेरा है। द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर। अब बात बड़ी सिंपल सी है, नाम आयुष का लिखा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयुष ने कुंज को देने थे 90,000, मैंने चेक दिया आयुष को, आयुष ने कुंज को दे दिया, कौन ऑनर बन गया? कुंज। बैंक कभी ये वेरीफाई नहीं करता बेटा कि किसका नाम लिखा है और कौन आया है। बैंक ने क्या करना है, जैसे ही आपने चेक प्रेजेंट करना है मेरे बैंक अकाउंट में, जहाँ पर है मेरी बैंक ब्रांच में, बैंक ने चेक को उल्टा करना है, कुंज को कहने दो साइन करो। इसने अपने नाम से साइन करे, लिखा कुंज, बैंक ने देखा भी नहीं आयुष का नाम लिखा था, 90,000 रुपये उठा के देते थे। द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर। समझ में आ रही बात? और मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में 90% लोग चेक, बियरर चेक जब काटते हैं तो क्या लिखते हैं, नाम में कभी भी बेटा किसी का नाम लिखते ही नहीं है, क्या लिखते हैं? पे टू सेल्फ। आप हजारों चेक दुनिया में देखोगे जिनमें सेल्फ लिखा होगा, कभी नाम ही नहीं देखो। मैं आयुष को चेक देना है, पे टू सेल्फ 90,000। समझ में आ रही है? 3 बातें, तीनों बातें समझ में आई। पैसे मिलेंगे कैश, आयुष को जाना पड़ेगा मेरी बैंक ब्रांच में, और जो बियरर है वही ऑनर है, ठीक है जी। अब बाबू सेम चेक को अगर मुझे क्रॉस करना हो तो बेटा क्रॉस करने के 3 अलग अलग रास्ते हैं। बेटा एक रास्ता है कि आप 2 पैरेलल लाइन खींच दो, यहीं पर इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर 2 पैरेलल लाइन खींच दो, ठीक है जी। बाबू एक रास्ता ये है कि 2 पैरेलल लाइन खींचकर बीच में लिख दो अकाउंट पे। अकाउंट पे का मतलब होता है अकाउंट में ही पे करना। तीसरा रास्ता है, मैं पूछूंगा आयुष आपका बैंक अकाउंट कहाँ है, इसने बोल दिया जी HDFC बैंक, मैंने बेटा लिख दिया HDFC बैंक कि HDFC बैंक में ही पे होना चाहिए, कहीं और पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीनों रास्ते हैं बेटा क्रॉस करने के, ठीक है ना। और इंडियंस आर वेरी लेजी, 99.99% चेक क्रॉस ऐसे होता है, बस 2 पैरेलल लाइन खींचो, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, इंक नहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। अब वो क्रॉस करने के 3 रास्ते तो मैंने बता दिए आपको कैसे क्रॉस होते हैं,
बाबू एक बार जरा चेक की पिक्चर जरूर दिखा दूं। बाबू सामने देखना सर, डेट कॉलम भी है, पेटो भी है, रुपी भी है, रुपी सिग्नेचर की जगह इधर देखना काम की बात, ये होता है चेक नंबर, 6 डिजिट का चेक नंबर, ये MICR कोड होता है। ये छोड़ो का है, आप 6 डिजिट के चेक नंबर पे ध्यान दो, हमेशा 6 डिजिट ही मिलेगा। सर ये देखो, ये ब्रांच का एड्रेस है। हर चेक में होते हैं फीचर, 10 और भी दिख रहे होंगे, और जितना जरूरत का सामान है उतना मैंने बता दिया आपको, आपकी जरूरत का सामान। ठीक है जी, आओ जी सामने देखना। बाबू अब मैंने लिखा हुआ है पेटो आयुष 90,000, और बेटा ये क्रॉस करा और आयुष को दे दिया, इस बार क्रॉस कर दिया। सर सारे गुण बदल गए हैं, सारे के सारे। सर जब तक BLR चेक था पैसे कैसे मिलते थे? कैश। अब भूल जाओ कैश, पैसे आयुष के अकाउंट में आएंगे, कैश भूल जाओ। सर जब तक ये BLR चेक था आयुष मेरी बैंक ब्रांच में आता था, अब वो कभी नहीं आएगा मेरी बैंक ब्रांच में। कहाँ जाएगा? अपने बैंक में जाओ, अपनी बैंक ब्रांच में जाओ। कैश नहीं मिलेंगे, बैंक अकाउंट में आएंगे, मेरी बैंक ब्रांच में नहीं आना, अपनी बैंक ब्रांच में जाओ। तीसरी बात सर, BLR चेक जिसके पास होता है वो मालिक होता है, क्रॉस चेक पे जिसका नाम होता है बस वही मालिक होता है। अगर ये कुंज को दे भी देना तो वो कुंज के लिए वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, वो कोई चेक नहीं है। सड़क पे गिरा भी दो, कागज का टुकड़ा है, कोई चेक नहीं है वो। इसकी वर्षत आयुष के लिए, समझ में आ रही है बात? बाबू अब यहाँ पर ना दो अलग अलग किस्से हो सकते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझना आराम से। मान लो मेरा बैंक भी HDFC है और आयुष का भी HDFC है, मेरी अलग ब्रांच है, अंसारी रोड ब्रांच है, और इसकी कोर्ट रोड ब्रांच है। ये कोर्ट रोड ब्रांच में पहुंच गया, HDFC का चेक लेकर, मेरा भी HDFC बैंक के था, जिसने चेक काट कर दिया। इसने HDFC बैंक के एम्प्लॉय को चेक थमाया, जी क्लियर कराना था। मैंने कहा सर 1 सेकेंड वेट करो अभी। उन्हें चेक पकड़ा, फटाफट से अकाउंट नंबर डाला। क्या चेक पे अकाउंट नंबर भी होता है? बिल्कुल होता है, मेरा अकाउंट नंबर जिसने चेक काट के दिया। सर HDFC बैंक के एम्प्लॉय ने फटाफट से उस चेक पर लिखा हुआ मेरा अकाउंट नंबर डाला, साइन मैच करे, अमाउंट है क्या नहीं है, सब कुछ ओके, एक ही बटन दबाया बस, मेरे अकाउंट से 90,000 कट, आयुष के बैंक अकाउंट में 90,000 पहुंच भी गए। सर इट विल टेक अ सिंगल सेकेंड, अगर सेम ब्रांच का चेक है, ब्रांच नहीं सेम बैंक का चेक है, सेम बैंक था ना दोनों का, 1 मिनट लगेगा बेटा, पैसे अकाउंट में होंगे, आयुष बैंक से बाहर नहीं निकलेगा, मैसेज आ चुका होगा योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹90,000, और मेरे पास भी आ चुका होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया गया 90,000 से। समझ आ रही है सारी बात? पर बाबू आखिरी किस्सा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाबू, सेम बैंक है ही नहीं, मेरा बैंक है PNB, मैंने इसको चेक दिया हुआ है, इसका बैंक HDFC में है। अब क्या कहा? सर पैसे बैंक अकाउंट में ही आएंगे, इसी के बैंक अकाउंट में आएंगे, इसको HDFC में ही जाना पड़ेगा। और बाबू कहानी वही है कि मालिक सिर्फ यही है। ये पहुंच गए HDFC बैंक में कि लो सर फटाफट से जरा चेक क्लियर कर दो। उन्होंने चेक उठा के देखा PNB का। सर जवाब पता है क्या आएगा बदले में? कि ये चेक अभी क्लियर नहीं हो सकता सिंगल सेकंड में, हम HDFC बैंक के एम्प्लॉई हैं, हम PNB का सर्वर चलाकर चेक नहीं कर सकते बैलेंस है या नहीं है।
सर पिछला चेक इसलिए उन्होंने सेकंड में क्लियर कर दिया था, वो भी एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉई हैं और मेरा जो चेक था वो भी एचडीएफसी का था। एचडीएफसी का एम्प्लॉई एचडीएफसी का तो पूरा सर्वर चला ही सकता है, तो उसने सर्वर चलाकर देख लिया पैसे आए या नहीं है, साइन मैच हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रही है बात बाबू। उन्होंने सीधा का चेक ड्रॉप बॉक्स है वहां चेक ड्रॉप कर दो आप अपना। इसने चेक ड्रॉप करा, आ गया घर। 1 डेढ़ 2 घंटे बाद बैंक एम्प्लॉइज ने वो चेक निकाले, जो भी चेक ड्रॉप बॉक्स में थे, जो भी इंटर बैंक चेक थे, स्कैन करा और वो अपलोड कर दिया। आज की तारीख में बेटा ये अपलोडिंग आरबीआई की वेबसाइट पर होती है। आरबीआई इज द क्लियरिंग हाउस। मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा आपको 3-4 दिन के बाद। आरबीआई सारे इंटरबैंक चेक क्लियर कराता है, ये सारे ट्रांजैक्शन आरबीआई की अपनी वेबसाइट अपने सर्वर से होता है। बाबू इसने चेक अपलोड कर दिया, एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉई ने डायरेक्शन देते हुए पीएनबी के एम्प्लॉइज को, ठीक है जी, जहाँ कहीं भी मेरी ब्रांच थी उसको डायरेक्शन देते हुए अपलोड कर दिया कि आप एक बार चेक करके बताओ क्या मनीष के अकाउंट में इतना पैसा है, क्या ये साइन मैच करते हैं, सब कुछ देख लो। बाबू पीएनबी ने भी जब उनको डायरेक्शन आई वो वेबसाइट खोली और बाबू उनको पता लग गया कि मेरा चेक है, सब कुछ वेरीफाई करा और एक्चुअली में सब कुछ ठीक निकला। सर वो अपने अकाउंट से बैंक अकाउंट से 90,000 माइनस करेंगे और एचडीएफसी में आयुष के अकाउंट में 90,000 आ जाएंगे। और ये ट्रांजैक्शन होने में आज की तारीख में लगभग 36 घंटे लगते हैं, 1.5 दिन, ठीक है जी। और बाबू कोई भी मुझे ये बात ना बताना कि अगर हम एक दिन 12 बजे देकर आए तो 36 घंटे मतलब 36 घंटे एवरेज। सर आप रात को सो रहे होंगे और 12 बजे चेक क्लियर हो जाएगा 1.5 दिन के बाद। आपको लग रहा होगा यार बैंक 5 बजे बंद हो जाते हैं, वो क्लियरिंग 24 घंटे चलती है। समझ में आती है बात, क्लियर है बात। और बाबू आप बड़े लकी हो कि आप 1.5 दिन में क्लियरिंग देख रहे हो। 1.5 दिन में जिस टाइम मैं आपकी कुर्सियों पे बैठा था ना, पढ़ रहा था 12th क्लास में, उस टाइम पर क्लियरिंग 15-15 दिन में होती थी, 15-15 दिन। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अगर चेक आउट स्टेशन का है, मान लो आप सहारनपुर के और आपने चेक दिया सूरत, 1-1 महीना लगता था क्लियरिंग। 1-1 महीना। पूछ लेना अपने फादर से चेक क्लियर कितने दिन में होते थे, बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, एक्सप्लेन करेंगे। एक आदमी चेक नहीं लेता था दुनिया में। आप सूरत कह देते ना सामान खरीदना चेक है, नमस्ते जी, कैश, हार्ड कैश। भाई बिजनेस को ना बहुत सिंपल करने की कोशिश की जा रही है, जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा। और मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बता रहा हूँ आपको, इन्हीं कुर्सियों पे बैठ के आप देख लोगे क्लियरिंग सेम डे में होने लगी। सेम डे क्लियरिंग देखोगे आप। अभी तो 1.5 दिन लग रहा है ना, सेम डे देखोगे 2 घंटे में क्लियरिंग होने लगी, ऐसा कुछ होगा। इतना रेवोल्यूशन आएगा अभी बैंकिंग में। क्लियर है बात। रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय बाय।